हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं हम उस हिसाब से देख रहे हैं। ये आपका 2014-15 का सी सीरीज का क्वेश्चन पेपर है जो प्राइमरी का है 1 to 5 का। इसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए इस टाइम पे है ना, यानी इस टाइम मीन्स ये है कि 2014-15 में भी आपके जैसे CDP से 30 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। वर्तमान में ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पे पहले पूछा जाता था। यहाँ पर 30 क्वेश्चन हिंदी के थे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, बाकी सब सेम है। इनकी जगह आपको कर दिया गया है 15-15 तो हिंदी इंग्लिश, बाकी 10 क्वेश्चन में आपकी रीजनिंग, 10 क्वेश्चन में मैथ, 10 क्वेश्चन में आपके हरियाणा जी के, इस प्रकार के क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब इसमें देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है कि जो बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं हुआ, यानी जो आपकी IQ है उससे संबंधित कौन सा नहीं है। देखो तो ये औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि से ही संबंधित है। बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट होना भी बुद्धि से संबंधित है। मंद बुद्धि होना या स्लो लर्नर बोलते हैं इन्हें, तो ये भी बुद्धि से संबंधित है। लेकिन आपकी कला में रुचि है यानी इंटरेस्ट इन आर्ट है, ये आपकी बुद्धि से संबंधित नहीं है, ये आपकी अभिरुचियों से संबंधित बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, या 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो अधिगम के संबंध में सही नहीं है। जो गलत है वो चूज करना है। अधिगम समायोजन है, ये बात सही है। अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अधिगम प्रक्रिया में व्यवहारगत परिवर्तन करता है, वो भी स्थायी। ठीक है, तो अकेला यानी अकेला मीन्स ये है कि ओनली कह रहा है ये सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं, अन्य चीज़ें भी व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम के द्वारा होता है, तो इस वजह से गलत है। अधिगम विकास है, ये बात सही है, और अधिगम परिपक्वता है, ये भी बात सही है, तो गलत है वो 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, यानी उसकी एक लिमिटेशन है, ये बताइएगा, यानी उसकी कमी है। तो हम कहेंगे ये व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या है ना, ये सबसे बड़ी कमी है आपकी मनोविज्ञान की। ठीक है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ना उसकी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे हैं कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक से किससे संबंधित है। तो ये सभी चीज़ें हैं ना बच्चे के, चाहे वो कल्पना शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो या निर्णय लेने की क्षमता आदि, ये सभी संबंधित होंगी आपकी, ये सभी मानसिक रूप से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, यानी अपने मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें बताना है केस अध्ययन विधि के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यह वैज्ञानिक विधि है, ये बात सही है। यह विधि बहुत जटिल है, ये कहना गलत है। बाकी यह विधि सरल और सस्ती है, ये बात सही है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, ये भी बात सही है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट मैं भी बताता हूँ, क्योंकि जब वो पूछ ली इसे बोलते केस स्टडी। केस स्टडी है वो आपकी टाइडमैन ने दी थी, टाइडमैन ने कब दी थी, ये दी थी 1787 में। ठीक है, इस विधि को और क्या दूसरा नाम है, इसे नैदानिक विधि भी बोलते हैं, जो कोई कारणों का पता लगाती है, इस वजह से नैदानिक विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फिर इसका गलत कौन सा था इसमें, तो 2 नंबर गलत था। मैंने 2 पॉइंट जोड़े हैं, मैंने 3 जोड़े हैं। एक तो टाइडमैन, एक ये कब दी गई थी, और ये अन्य नाम क्या है इसका, नैदानिक विधि। ठीक है, ये ध्यान रखना है, टाइडमैन ने दी थी। नेक्स्ट है, इसमें बताइएगा कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ना, सबसे बेस्ट रहेगा क्रिएशन एक्टिविटी, यानी सृजनात्मक क्रियाकलाप सबसे बेस्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो हो नहीं सकता व्याख्या, लेकिन आपको है इसमें से सबसे अच्छा तरीका बताना था, तो हम जाएंगे सृजनात्मकता में, यानी सृजनात्मक क्रियाकलाप, तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से NCERT, यानी ये कह रहा है NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है, यानी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे मनोविज्ञान का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वो अपनी पाठ्य पुस्तकों में कर रहा है, जो करिकुलम है ना उसमें, या टेक्स्ट बुक है उनमें, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम
अवस्था जैसे जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वो है, तो हम जानते हैं वो अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। सही, तभी तो हम इंद्रिय कामक अवस्था या इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, इसलिए हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी मानी जाती है 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक। इसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं क्योंकि इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से ज़्यादा सीखता है, इस वजह से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछ रहा है एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग है किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी दूंगा, थॉर्नडाइक हुए हैं आपके, तो थॉर्नडाइक ने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, समान तत्व का सिद्धांत। यानी समान तत्व का सिद्धांत का मतलब ये है, इसे ही दूसरा नाम कहते हैं समान तत्वों के सिद्धांत को ही स्थानांतरण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है, आपने जो पूर्व ज्ञान में कोई परिस्थिति में कोई चीज़ सीखी और अभी यानी पूर्व ज्ञान में या पहले समय में यानी जो भी अनुभव किया है, अभी वर्तमान में अगर उसी जैसी परिस्थिति आ जाए तो इसके द्वारा है आप उस सिचुएशन का या जो भी समस्या है उसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसके आधार पर? पूर्व अनुभव के आधार पर। इसे ही हम समान तत्व का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही स्थानांतरण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये यही पूछा गया था इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा था कि हम अन्य चीज़ों में भी हल कर सकते हैं, यानी इनको कह रहा है किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में सहायता करता है। क्या गणित में कोई सीखा गया कोई प्रयोग है, तो इसका क्या लॉजिक है कि जब थॉर्नडाइक ने ये समान तत्व या स्थानांतरण को इनमें प्रकारों में बांटा था, तो वो 3 प्रकार मुख्य थे। एक तो धनात्मक स्थानांतरण, एक नकारात्मक यानी ऋणात्मक कह सकते हैं स्थानांतरण, और एक था आपका 0 स्थानांतरण। तो धनात्मक तो वो थे जो पूर्व ज्ञान कोई सीखा है और वर्तमान में वो सहायक है, तो निश्चित तौर से धनात्मक। ऋणात्मक वो थे जो पूर्व में आपने सीखे हैं और वर्तमान में सीख रहे हैं, उसे कह सकते हैं उसमें विरोध उत्पन्न कर रही है, तो नेगेटिव। 0 का मतलब ये है कि पूर्व में सीखा है, वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है और प्रक्रिया चल रही है, तो ये हो जाते। लेकिन धनात्मक को फिर इन्होंने 3 भागों में बांटा था। बाइलेटरल हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपकी पार्श्विक को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी ये तो चलो द्विपार्श्विक था बाइलेटरल, तो ये पार्श्विक हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा आपका क्षैतिज, सर क्षैतिज को वर्टिकल बोलते हैं ना, क्षैतिज वर्टिकल। और ये फिर हो जाएगा फिर आपका क्या हो जाएगा, पार्श्विक का हिंदी क्या होगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है, ओरिएंटल हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार और बताए थे किसके, धनात्मक के। तो ये उन्हीं से संबंधित है, ये ध्यान रखना, इन्हीं के प्रकारों में आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका राइट आंसर 1 नंबर था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो हम कहेंगे जो विद्यालय है ना और कक्षा है, तो वो होगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। जो संज्ञानात्मक विकास की अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो वो स्कूल और आपके क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करेगा? जैसे परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खेलकूद। सबसे कम प्रभावित करेगा वो करेगा आपका खेलकूद, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा है। अब इसमें से सबसे कम पूछा है, संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करेगा तो वो खेलकूद करेगा। इसमें बच्चा करके सीखता है ना, तो उतना प्रभाव इमोशन का नहीं रहता है। तो हम ये कहेंगे इसमें शारीरिक और आपके मानसिक विकास से संबंधित होता है खेलकूद ज़्यादातर है, तो हम ये मानेंगे कि इसमें संवेगात्मक विकास सबसे कम प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन थे ना, परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, ये तो सभी करेंगे। अब 12वां नंबर क्वेश्चन ये है कि आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। तो एटीट्यूड की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? ये प्रेरणात्मक होती है, यानी जो इंस्पायरिंग होती है, ये बात सही है। ये हमारे व्यवहार का आधार है, तो ये भी बात सही है। ये अस्थायी होती है, बाकी ये सीखी जाती है, तो ये सीखी जाती है, ये बात सही है, क्योंकि वातावरण से ही सीखी जाती है। ये कह रहा है कि ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट होती है, स्थायी होती है, परमानेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पर इसका 3 सही हो जाएगा। जो पूछा है जो गलत है वो 3 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग है जिनके लिए किया जाता है वो है। तो उपचारात्मक विधि उनके लिए की जाती है जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है, यानी जो गलत नहीं है वो बताना है। प्रश्नावली आपको मालूम है किसने दी थी, ये वुडवर्थ ने दी थी, ये ध्यान रखना, वुडवर्थ। एक और आती है प्रश्नोत्तर फिर विधि किसने दी थी, ये प्रश्नावली तो चलो वुडवर्थ ने दी, तो प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, तो ये भी ध्यान रखना, ये दी थी आपके सुकरात ने। ये भी क्वेश्चन पूछे लेते हैं। इसमें बताना है कि प्रश्नावली की कौन सी विशेष दोष नहीं है, ये बताना है। जैसे अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है, ये गलत सही है। क्वेश्चन तो बन जाता है, 4 ऑप्शन रखना सबसे बड़ी बात हो जाती है। एग्जामिनर आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चनों को डिलीट करते हैं, क्यों करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन तो बना दिया, कहीं से भी उठा लिया, लेकिन 4 ऑप्शन कौन से रखें जिससे कि एक ही ऑथेंटिक आंसर हो और 3 ऑप्शन ऐसे हो कम से कम कोरिलेट कर पाए बच्चे। यानी कहते हैं ना कि एग्जामिनर जब सेट करता है क्वेश्चनों को, तो वो जब वो ऑप्शन रखता है ना, वो ऐसे रखता है कि वो आपको कन्फ्यूज करेंगे कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये अच्छे प्रश्न बनाना कठिन कार्य है, ये बात सही है। बाकी दूसरा ऑप्शन है ये विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, ये भी बात सही है। ये दो तो सही है। हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित ना हो, यानी वेल कह सकते हैं, इसमें इंग्लिश क्या दे रखी, वेल प्लान्ड। यानी वेल प्लान्ड का मतलब ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे नहीं है रैंडमली जो भी आपके मंजा जैसे बनाती है, तो ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, सुनियोजित तरीके से होंगे, तो ये बात गलत है। ठीक है, बाकी है हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों, तो ये भी हो सकता है एक लॉजिक। तो ये बात तो सही है, कोई दे सकता है कोई नहीं दे सकता, ये इंटरेस्ट नहीं है उसे। बाकी ये है 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि रैंडमली क्वेश्चन बनाए जाते हैं और रैंडमली हम पूछते हैं प्रश्नावली में, ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इसमें प्रश्नावली विधि की बात पर्सनली बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यानी आपकी जो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है ना, उसकी बात कर रहा है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे जो आपके विद्यालय का वातावरण है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका बौद्धिक वातावरण होता है, यानी जो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट होता है, को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है या फैक्टर, हम कहेंगे विद्यालय का वातावरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं अब। जैसा कि 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलनी चाहिए। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हम प्रत्येक को तो नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकास करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये शिक्षकों के काम को आसान करेगा, ये गलत है। ये समय बिताने में सहायक है, ये गलत है। लेकिन हमें तो ये एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है जिसमें अच्छी बातें हों और बच्चे के हित में हों और जो बिल्कुल सटीक बैठ रही हों। देखो, ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को विकास करती है, ये कहना सही रहेगा। खेलने से मतलब ये है, खेल क्यों खेलने चाहिए। अब यही नहीं है कि आप केवल शरीर में बॉडी बना के जाओ, यानी कहने का मतलब शरीर को सही कर लो, तो ये लॉजिक नहीं बैठेगा सही, फिर हम 4 पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा है लक्षण जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, तो ये यानी वो फिर अंतर्मुखी की बात कर रहा है। ये अगर बहिर्मुखी नहीं है तो फिर ये अंतर्मुखी की बात कर रहा है, यानी इंट्रोवर्ट की बात कर रहा है। और इंट्रोवर्ट कौन से व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं तब मालूम पड़ेगा। मिलनसार व्यक्ति होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। नेतृत्व शक्ति वाले भी बहिर्मुखी होते हैं। आक्रामक व्यवहार करते हैं वो भी बहिर्मुखी होते हैं। लेकिन जो आपके दिन में सपने देखते रहते हैं ना, वो फिर आपके आते हैं इंट्रोवर्ट है, यानी अंतर्मुखी में। या अपने आप में ही सोचते रहते हैं, वो भी अंतर्मुखी में आएंगे। अपनी बातों को किसी से न कह पाना, ये भी अंतर्मुखी में आएंगे। शर्मीले होंगे, वो भी अंतर्मुखी में आएंगे। ठीक है, तो ये। और अगर जो मिलनसार है, ये सामाजिक व्यवहार दर्शा रहा है, तो वो भी फिर आपके बहिर्मुखी में आएगा वो। 18वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहले पढ़ लेते हैं तब बताएंगे कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब हम ये कहेंगे कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ये शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि क्लास 5 का बच्चा है
और आप है उसे इंटीग्रेशन और आपके डिफरेंशिएशन पढ़ाने लग जाएं तो उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी पढ़ते हैं 11वीं क्लास में जो मैथ वाले हैं। तो यही है कि जो वो मानसिक स्तर का है ना, उसी हिसाब से उसकी करिकुलम और या उसे शिक्षण उसी प्रकार का कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी ये और ऑप्शन थे जैसे विषय में रुचि लेना, तो वो तो वैसे भी लेगा। शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान कराना, ये कोई लॉजिक नहीं है। पर एक विषय वस्तु को बार बार दोहराना, ये रटने की बात है। जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो 3 ही सही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है सामान्य परिपक्वता यानी जो जनरली मैच्योरिटी होती है से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। यानी ये कहने वाला है जो आपकी जनरली कह सकते हैं मैच्योरिटी होती है या मैच्योरेशन होता है, तो उसे पहले प्रशिक्षित करना। तो इससे क्या हो सकता है, आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। हम कहेंगे ये सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होगा, क्योंकि आप बहुत सारे शरीर में ऐसे डेवलपमेंट होते हैं वो ऑटोनोमस प्रोसेस पर डिपेंड रहते हैं, यानी अपने आप होते हैं समय के हिसाब से, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है उस हिसाब से। तो हम ये कहेंगे अगर उससे पहले आप प्रशिक्षित कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप सभी दृष्टिकोण के लिए हानिकारक है, चाहे वो सीखने से संबंधित हो, चाहे वो मेंटली डेवलपमेंट की बात हो, चाहे उसके फिजिकली डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो उसके इमोशनली डेवलपमेंट की बात हो, या बच्चे के चलने की बात हो। यानी मान लीजिएगा बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, आपने देखा होगा, तो घुटनों के बल चलेगा, फिर स्लोली उसके पैर के थ्रू है वो अपने खड़ा होने की कोशिश करता है, तब जाके वो चल पाता है। आप कह रहे हो कि उसे समय से पहले प्रशिक्षित करके चलाना सिखा दें, तो वो आपकी जो मसल्स होगी ना, जो जिस उम्र पर यानी जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी ना, तो पैर है कह सकते हैं एक तरह से, और तुम बच्चे आए हो उसके अब कह सकते हैं उम्र से पहले ही आप मैच्योरिटी नहीं आई उसे चलाएंगे तो निश्चित तौर से वो हानिकारक होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, ये तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ आपके विभिन्न प्रकार के सीखने से संबंधित भी प्रॉब्लम आएंगी। तो ये है ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे कि कौन सा कारक सीखने में सबसे कम प्रभाव डालता है। जैसे लिंग भेद है ना, ये सबसे कम प्रभाव डालेगा, ये जेंडर डिफरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखो इसमें लॉजिक लगाने का नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें से वो कारक ढूंढना था जो आपके अधिगम में सबसे कम प्रभाव डालता है। तो देखो थकान डालती है, आयु भी डालेगी और रोग भी डालेगा, लेकिन सबसे कम कौन डालेगा, तो वो डालेगा लिंग का भेद, ठीक है, सबसे कम प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक आदत नहीं है, यानी इनमें से कौन सी नैतिक आदत नहीं है, यानी मॉरल हैबिट। जैसे कि सत्य बोलना किसी की भी आदत हो सकती है, तो ये बात तो सही है। सहानुभूति दिखाना, यानी जो आपकी सिंपैथी है ये दिखाना, ये किसी की आदत हो सकती है। सही उच्चारण करना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। सही उच्चारण करना तो ये तो आपके प्रोनाउंसिएशन से संबंधित है, ना कि ये नैतिकता से। बाकी जीवों पर दया करना, तो ये आप जो भी काइंडनेस दिखाते हैं जीवों पर, तो निश्चित तौर से ये भी आपकी नैतिक आदत है। तो वो 1, 2 और 4 ये सभी नैतिक आदतों से संबंधित हैं। जो नहीं है वो होगा सही उच्चारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाल्यकाल होता है, यानी आपका जो चाइल्डहुड है ना, इसकी आपको उम्र पूछी है। देखो हर मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से बताता है, लेकिन आपको फिर एक्यूरेट भी याद रखनी होती है विभिन्न मनोवैज्ञानिक पढ़ने के बाद कि इसके मतलब इसके कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये है, तो इसके आधार पर ये है, तो एक एवरेज निकाला जाएगा कि ये फिक्स है कि इतना होना चाहिए। तो बाल्यकाल की जो बाल्यकाल है, ये चाइल्डहुड कह रहे हैं, इसकी उम्र होगी दूसरे वर्ष से लेकर के 10 से 12 वर्ष आयु तक। हालांकि हम ये भी पढ़ते हैं ये 6 to 12 वाली, लेकिन आपको ऑथेंटिक याद रखनी है कि दूसरे वर्ष से लेकर 10 से या 12 वर्ष तक आयु मानी जाती है। जब भी इसे कह सकते हैं चाइल्डहुड यानी बाल्यकाल कह सकते बाल्यकाल को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है पूर्व बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था और फिर उत्तर बाल्यावस्था, इस प्रकार हम बांट के पढ़ते हैं। तो ये आपसे समझे होंगे कि जो आपकी बाल्यकाल है या बाल्यावस्था है उसकी उम्र 2 से लेकर 10 या 12 तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में
कौन सम्मिलित नहीं है। अब इंग्लिश देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, पोस्ट ऑपरेशनल इस बात की बात ही नहीं की है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये होती है। तो जो 3 नंबर की है ना, ये गलत है, ये नहीं होती है। इसकी जगह पर कौन सी आएगी, वो आएगी कॉन्क्रीट, जिसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, तो वो संबंधित होती है, ना कि ये पोस्ट लगती है। हमेशा ध्यान रखना, आपके सिद्धांत कौन सा चलता है, लॉरेंस कॉरबर का सिद्धांत है, जो है ना नैतिक विकास सिद्धांत, जिसे मॉरल थ्योरी बोलते हैं, तो उनसे संबंधित है, ना कि आपके जीन प्याजे से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताइए, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके, यानी जो शिक्षा है बच्चों के लिए सहायक होती है उनके, हम ये कहेंगे वो तो सर्वांगीण विकास से संबंधित होगी, इसमें आपका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी विकास चले एक साथ, तो सर्वांगीण हो जाएगा। यानी शिक्षा है बच्चों की सहायक होती है, वो सर्वांगीण विकास में करेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, यानी जो उसके मेंटली कह सकते हैं हेल्थ पर प्रभाव नहीं डालने वाला कौन सा कारक है। जैसे परिवार में गरीबी तो डालेगी, पारिवारिक क्लेश भी डालेगा, और आपका स्नेह का अभाव भी डालेगा। जो नहीं डालेगा वो होगा कक्षा में नींद आना। ये कोई लॉजिक नहीं है आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का कारक, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है 2 नंबर, ये हो जाएगा, कारक नहीं होगा, और बाकी सभी कारक होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम के बारे में, यह उचित वातावरण चाहिए होता है, ठीक है, बाकी परिपक्वता से संबंधित नहीं होता है, ये तो गलत है। बाकी सहायक सामग्री में मदद करता है और अधिगम प्रक्रिया के अभिप्राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें से 2 नंबर ऑप्शन है ना, वो गलत है। परिपक्वता इससे संबंधित नहीं है, जबकि ऐसा कहना गलत है, क्योंकि परिपक्वता तो संबंधित होती है आपके कह सकते हैं अधिगम से, यानी परिपक्वता और अधिगम के संयोग को या उसके प्रोसेस को ही तो हम विकास कहते हैं, तो ये कहना गलत होगा। तो इस वजह से परिपक्वता का अधिगम से संबंध होता है, ये कह रहा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर पे 2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेली विधि जिस पर आधारित होती है वो है, तो हम ये कहेंगे वो आपके विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर डिपेंड होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। अब देखो, जैसे कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी सिनोनिम्स हैं, जबकि ये गलत है, पर्यायवाची थोड़ी होते हैं। वृद्धि अलग चीज़ है और विकास अलग चीज़ है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि वृद्धि और विकास 2 अलग अलग आयाम हैं, तो हम ये कहते हैं सही बात है, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, ना कि एक होते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं जब विकास होता है तो उसमें वृद्धि साथ ही साथ चलती है, ये बात सही है, लेकिन पर्यायवाची नहीं होते हैं। बाकी विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये बात सही है। वृद्धि विकास का एक भाग है, ये भी बात सही है। और बाकी और क्या दे रखे हैं, ये कह रहा है कि विकास है जो आपकी कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है और व्यवहार में आने वाले जो भी आपके गुणात्मक परिवर्तन होंगे वो सभी प्रकट होते हैं या प्रकट करता है। तो हम ये कहेंगे ये सही है, ये सही है और ये सही है, जो गलत होगा वो होगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है इसमें से, वो हो जाएगी जैसे कि, अब देखो इसके इंग्लिश देखिएगा तभी आप एक भी लॉजिक लगा पाएंगे। कौन सी विधि है बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, यानी ये कह रहा है कि साइको मोटर एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड, यानी जिसमें बच्चा है कोई एक्टिविटी कर रहा है उसे कहेंगे। जैसे खेलना है, खेलने में निश्चित तौर से वो गतिविधि करेगा। गेंद फेंकना, इसमें भी उसके मसल्स काम कर रहे हैं एक तरह से शरीर के। और लिखने में भी कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि उसका है शारीरिक काम हो ही रहा है, यानी मसल्स काम कर रही हैं। लेकिन आप सोचना ये माइंड से होता है, अपने माइंड में से ये मस्तिष्क, तो निश्चित तौर से इसमें कहीं ना कहीं शरीर का काम नहीं हो रहा है, केवल दिमाग का काम हो रहा है। इस वजह से हम ये कहेंगे ये अलग है,
यानी मनोगत्यात्मक गतिविधि से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है कहलाती है। जब भी दंड और भय यानी सजा की बात हो, दंड की बात हो, तो एक शब्द हम यूज करते हैं, क्या करते हैं इसके लिए, ओबीडेंस, पनिशमेंट, ओरिएंटेशन, यानी दंड एवं आज्ञाकारिता की जो नैतिकता आती है बच्चों में, या कह सकते हैं इसे नैतिकता, यानी हम कहते हैं ना बच्चों में नैतिकता कब आती है और ये किन किन उम्रों में आती है, स्टेप के अनुसार पढ़ते हैं, तब आपके नैतिक विकास सिद्धांत में पढ़ते हैं कि इसके 3 लेवल बताए थे, 6 स्टेजें बताई थी। तो उन लेवलों में उन स्टेजों का रोल रहता है कि बच्चे में नैतिकता इस गुण के कारण है इसमें, ठीक है। तो वो पूर्व नैतिकता है ना, जैसे प्री मोरल स्टेज बोल रहे हैं, इसमें 2 लेवल थे, वो सॉरी 2 स्टेजें थी, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट वाली स्टेज है ना, तो उसे ही बोलते हैं ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञाकारिता। तो इसके कारण जो नैतिकता होगी ना, वो यही पूछा था क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो